नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और हुड्डा के कमजोर पड़ने के बाद बीजेपी ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी अभी से अगली पारी की तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम नायब सैनी सिरसा के गांव फुलका पहुंचे, जहां सीएम ने महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। दरअसल ये कार्यक्रम भारतीय जाट विकास मंच की ओर से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने की। ऐसे में बीजेपी की रणनीति आखिर क्या कहती है, ये सवाल है। बीजेपी की जाटों को साधने की तैयारी, आगामी रणनीति विपक्षी दलों पर कितनी भारी, यह सवाल गहराता जा रहा है, क्योंकि लगातार पार्टी एक के बाद एक ताबड़तोड़ न सिर्फ फैसले ले रही है बल्कि प्रचंड स्तर पर काम भी कर रही, जनता से जुड़ा हो रहा है। सरकार की योजनाओं तक जन तक पहुंचाने की कोशिश सीएम सैनी कर रहे हैं, उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। मैराथन तैयारियां चल रही हैं। अब सिरसा का दौरा क्या संदेश देता है और आगे की रणनीति पार्टी की क्या है, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर दिविन कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार विनीत सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। चंडीगढ़ के सिंहासन की जंग जीतने के बाद बीजेपी ने अब अपनी अगली रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी अब जाट समाज को साधने में जुट गई है। इन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदेश के प्रभारी रहे और चुनाव में सह प्रभारी बने विप्लव कुमार देव जाट बेल्ट के 3 जिलों सोनीपत, रोहतक और झज्जर में बेहद सक्रिय रहे और अब मंगलवार को सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा जिले के फूलका में जाट राजा रहे सूरजमल के बलिदान दिवस कार्यक्रम में खास तौर पर शामिल हुए। उससे तो लगता है कि बीजेपी ने अब अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। खास बात ये रही कि सिरसा के कार्यक्रम का आयोजन जाट सभा ने किया था। इसकी अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने की और मंत्री महिपाल ढांडा भी इसमें शामिल हुए। लीजिए क्या बोले सीएम। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा ये हमें प्रेरणा देती रहेगी और इससे प्रेरणा लेकर के हम उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते रहेंगे। ये ऐसे स्थान के ऊपर महाराजा सूरजमल जी की आज उनके बलिदान दिवस के अवसर के ऊपर प्रतिमा का अनावरण किया है और इस अनावरण के ऊपर आज मुझे आने का गौरव मिला, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। गौरतलब है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी है, पार्टी के प्रदेश में सबसे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा कमजोर हुए हैं और पार्टी के भीतर ही उन पर हमले हो रहे हैं। ये स्थिति बीजेपी के लिए अपने को और मजबूत करने का मौका है, खास तौर पर जाट प्रभाव वाले जिलों में। इसीलिए तो बीजेपी मौके का फायदा उठा रही है। कल का दिन विशेष दिन है। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और कल ही जो क्रिसमस डे है वो भी पवित्र पर्व है। इसी का नाम तो राजनीति है। इसीलिए तो बीजेपी की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट जबरदस्त है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ये साबित किया है और अब आगे की सोच रही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो जाट समाज पर फोकस, आगे की रणनीति क्या कहती है? कांग्रेस के सामने और बड़ी चुनौती पेश करने की पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। सिरसा का दौरा, सीएम का क्या कहता है? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कहना चाहूंगा, लगातार जो ताबड़तोड़ हम तैयारियां देख रहे हैं, बीजेपी की एक के बाद एक जनसंवाद कर रहे हैं सीएम, धन्यवादी दौरे चल रहे हैं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं, अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं। अब इसी कड़ी में सिरसा का दौरा और जाटों को साधने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। आगामी संदेश क्या? देखिए सौरभ, फैसले हमेशा हालात के मुताबिक लिए जाते हैं और जो सियासी हालात हैं बीजेपी उनको अनुकूल मान रही है। जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा
मतलब पूरी कोशिश के बावजूद कांग्रेस की सरकार बनने के आसार थे, लेकिन कांग्रेस चूक गई और उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला है। अब भूपेंद्र हुड्डा पर पार्टी के भीतर ही हमले हो रहे हैं। अभी आपकी ताजी खबर बता दूं, अभी की जो अपडेट है, 4 दिन पहले 18 तारीख को जिला प्रभारी नियुक्त किए थे उदय भान ने। अभी हर जिले में एक जिला प्रभारी। अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने उस लिस्ट को होल्ड पे रख दिया है, ये कहकर कि इसको अगले आगामी आदेश तक इसको अभी क्रियान्वित ना किया जाए, उसको होल्ड पे रख दिया है। थोड़ी देर पहले की बात है। मतलब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष को झटका दिया है। कांग्रेस की देखिए खींचतान खुलकर सामने आ रही है। अभी भी इन हालात में भी जब पार्टी बहुत बड़ा नुकसान उठा चुकी है, अंदर खाते ही गुटबाजी इतनी वो है कि मतलब पब्लिक डोमेन में आ रही है कि कांग्रेस में हो क्या रहा है। एक तरफ समीक्षा हो रही है, दूसरी तरफ एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है। तो जो प्रदेश अध्यक्ष ने उदय भान ने जो लिस्ट जारी की है, दरअसल वो लिस्ट इसलिए जारी की गई थी, जो लोग जितने जिले थे, कुछ लोग बागी हो गए थे कांग्रेस के, वो चुनाव हार गए या पार्टी से बाहर है, उनको रिप्लेस करना था। इसलिए उदय भान ने लिस्ट को अपडेट किया कि जो बागी हो गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई है या वो पार्टी से अभी दूर है, पार्टी में नहीं है, उनको पार्टी में नहीं समझा जाए, तो उनको उनकी जगह अपडेट की गई थी लिस्ट। लेकिन अभी करीब 1 घंटा पहले प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने जिला प्रभारियों की लिस्ट को रोक दिया है कि आगामी आदेश तक इस पर कोई क्रियान्वयन नहीं होगा। तो जिस तरीके से कांग्रेस के हालात है, बीजेपी सियासी जो माहौल बना हुआ है पूरी तरह से उसको कैश करना चाहती है। और दूसरी बात, भूपेंद्र हुड्डा के कमजोर होने से एक जाट नेता जो है उसको झटका लगा है, कमजोर हुआ है। और दूसरा आप देखिए, बीजेपी ने ये आज का जो कार्यक्रम कहां हुआ, सिरसा में, आयोजन करने वाले कौन थे? जाट समाज के लोग। और अध्यक्षता किसने की? सुभाष बराला, जो फतेहाबाद के, हालांकि सिरसा फतेहाबाद पास है, उन्होंने अध्यक्षता की। और महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं, मंत्री हैं, आज उनको खास तौर पे बुलाया गया है। मतलब जाटों को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। अभी तक भूपेंद्र हुड्डा या चौटाला का जो प्रभाव था जाटों में, अब हालात बीजेपी के माकूल लग रहे हैं और बीजेपी इन हालातों को कैश करना चाह रही है, जाटों को साधने में लगी है ताकि आगे की तैयारी की जा सके। मतलब विपक्ष को पूरी तरह कमजोर किया जा सके, झटका दिया जा सके, उस हालात में खड़ा किया जाए कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती ना हो। तो मुख्यमंत्री नहीं, पूरी पार्टी के जो प्रभारी है या हाईकमान है, वो सारी स्थिति पर नजर रखते हैं। तो उनको जो बेहतर लग रहा है, जो नई रणनीति सामने आई है, उसका मतलब यही है कि जाट समाज अभी तक नाराज चल रहा था, चाहे वो मनोहर लाल जी की बात थी या जब नायब सैनिक को बनाया गया है, लोकसभा चुनाव थे, मतलब जाटों की थोड़ी दूरी खिलता नजर आ रही थी। एक ये भी कह सकते हैं कि उनकी मानसिकता है, उनको आदत हो गई है कि चौधर हमारी चाहिए। तो इस वजह से बीजेपी नेताओं के खिलाफ जा रहे थे। अब बीजेपी ने उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं और जाटों को साधने की कोशिश। अभी आपको बता दूं, विप्लव कुमार देव जो चुनाव हुए विधानसभा के प्रदेश प्रभारी थे, उसके बाद चुनाव के दौरान उनको सह प्रभारी बनाया गया क्योंकि डॉक्टर सतीश पूनिया आ गए थे। विप्लव कुमार देव पूरा चुनाव के दौरान 3 ही जिलों पर फोकस रखा, जाट बेल्ट के, रोहतक, सोनीपत और झज्जर पर। आप देखिए उसका नतीजा है कि सोनीपत में बीजेपी अच्छा कर गई। तो एक पूरा टारगेटेड तरीके से सारा काम किया गया था और उसी का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बड़ी तैयारी है, इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। महेश, एक बड़ी रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है। जिस तरीके से देवेंद्र ने भी कहा कि विपक्ष के जो सीटें आई हैं विधानसभा चुनाव के दरमियान, हमने देखा वो भी न रहें, उस पर काम जारी है, चल रहा है। देखिए, हरियाणा के मूल स्वरूप को दरअसल समझने की जरूरत है। जहां पर जाट वोटर्स का जिक्र चल रहा है तो मैं जाट वोटर्स पर ही सीधे मुद्दे की बात मैं यहां पर रखना चाहूंगा। दरअसल महम से आगे का इलाका, या अगर हम सिरसा पंजाब के इलाके से डबवाली और डबवाली से सिरसा यानी हरियाणा के इलाके में दाखिल होते हैं तो सिरसा के बाद फतेहाबाद, उसके बाद हिसार और हिसार हांसी और रोहतक का इलाका महम, जो कि बॉर्डर का इलाका है हिसार जिले और रोहतक जिले के बीच। महम तक का ये इलाका, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका। इससे आगे का जो इलाका है दिल्ली के बॉर्डर्स तक, ये हुड्डा परिवार के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका माना जाता है जाट वोटर्स के लिहाज से। इसीलिए इसे जाटों का गढ़ भी इस इलाके को माना जाता है। चाहे झज्जर जिले की बात की जाए, पुराने रोहतक जिले की बात की जाए, चाहे रोहतक की बात की जाए या सोनीपत की बात की जाए, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके थे। अब महम से अगर हांसी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और हांसी से लेकर फतेहाबाद, जींद और
सिरसा का पूरा इलाका, यहां पर जाट वोटर्स का जो नेतृत्व दिया करते थे वो चौटाला परिवार के लोग दिया करते थे, लेकिन आईएनएलडी और जेजेपी के अलग होने के बाद से वो बिखराव वहां पर देखने को मिल रहा था। और ये पहली बार था, दशकों के अंतराल के बाद ये पहली बार था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश के जाट वोटर्स ने एक छत्रक के रूप में देखा और पूरे हरियाणा प्रदेश के जाट वोटर्स एक तरीके से लामबंद हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे। बावजूद इसके वो सरकार नहीं बना पाए और यही वजह कि जाट वोटर्स में इस वक्त जबरदस्त निराशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर है, चाहे वो टिकटों के बंटवारे को लेकर थी और चाहे उससे आगे के जो रणनीतिक फैसले भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेते रहे, जिसकी वजह से गलतियों पर गलतियां वो करते चले गए और राज वो नहीं बना पाए, जिसका खामियाजा जाट वोटर्स को ये लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलती की वजह से उनके हाथ से राज सरक गया और इतनी ताकत देने के बाद भी वो राज नहीं बना पाए, तो वो राज नहीं बना पाएंगे। जाट वोटर्स के मूल रूप से जो अंदर की भावना है वो इस तरीके की निकलती नजर आ रही है। अब यहां पर जाट वोटर्स के पास नेतृत्व की बेहद जबरदस्त कमी इस वक्त हरियाणा प्रदेश में हो चुकी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो विश्वास जाट वोटर्स का था वो विश्वास अब पूरी तरह डोल चुका है। चाहे मैं रोहतक जिले की बात करूं, चाहे सोनीपत की बात करूं, ये जो चुनाव परिणाम सामने आया उसके बाद ही बात कही जा सकती है कि जाट वोटर्स का जो विश्वास भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर था वो विश्वास डोल चुका है और उनके अपने इलाके में ये विश्वास डोला है, तो यकीनन फिर सिरसा की बात की जाए, हिसार की बात की जाए और तमाम हरियाणा प्रदेश के दूसरे जाट वोटर्स की बात की जाए तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो हिला हुआ विश्वास है, जो विश्वास डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से अब स्थिति ये बन चुकी है कि नेतृत्व विहीन इस वक्त हरियाणा प्रदेश में जाट वोटर्स नजर आ रहे हैं। जेजेपी खात्मे की तरफ है, इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ 2 विधायक चुन पाई और इंडियन नेशनल लोकदल की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी थे। अब ओम प्रकाश चौटाला जी भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ नहीं है, तो जाट वोटर्स के पास अब नेतृत्व की जबरदस्त कमी हो चुकी है और इसी का फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। आपने सुना होगा कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरा। बिल्कुल। चित्त यानी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े वोट बैंक को अपने पारंपरिक वोट बैंक में तब्दील कर चुकी है, चाहे वो पंजाबी वोटर्स की बात की जाए, नायब सैनी को सीएम बनाने के बाद सैनी वोटर्स की बात की जाए, सैनी मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद ओबीसी वोटर्स की बात की जाए, उससे पीछे के 10 साल के अंतराल को समझने की कोशिश की जाए तो अहीरवाल क्षेत्र में यादव वोटर्स जो है पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। एससी वोटर्स की बात की जाए तो डिप्राइव्ड शेड्यूल क्लास जो एक अलग क्लासिफिकेशन के साथ आरक्षण एससी का आरक्षण वर्गीकरण यहां पर बीजेपी ने किया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा आरक्षित जो अनुसूचित जाति का वर्ग था वो अब पारंपरिक वोटर बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये वो वोटर्स हैं जो कि वोट बैंक हैं। इसके बाद सामने कौन खड़ा था? सामने खड़े थे जाट वोटर्स और उन्हीं की नाराजगी को अब कम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जाटों को अपने साथ जोड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये नहीं मान रहे, लेकिन ये जरूर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिस तलखी के साथ हरियाणा प्रदेश में जाट वोटर्स इस बीते विधानसभा चुनाव में, बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े थे, वो तलखी एक बार फिर से दोबारा देखने को नहीं मिले। न्यूट्रलाइज वो करना चाहते हैं और किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यसभा सांसद की कुर्सियां देकर उन्हें सांत्वना देने की भी कोशिश की है। चाहे किरण चौधरी की बात की जाए, उससे पहले सुभाष बराला को राज्यसभा भेजकर जाट वोटर्स को सत्ता में हिस्सेदारी देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। एक लाइन में अगर इसे सारगर्भित करने की मैं कोशिश करूं तो जाट वोटर्स की तलखी को कम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और ऐसे कार्यक्रम, इससे पीछे भी हमने हिसार में कार्यक्रम देखा जब जाट शिक्षण संस्थाओं की तरफ से नायब सिंह सैनी को बुलाया गया था और ये जाट शिक्षण संस्थाएं हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जाट नेताओं को ही अपने मंच पर बुलाती रही, लेकिन पहली बार नायब सैनी को करीब 23 सालों के अंतराल के बाद किसी गैर जाट मुख्यमंत्री को यहां हिसार की जाट शिक्षण संस्था ने आमंत्रित किया था अपने मंच पर। तो इस तरह के कार्यक्रम आने वाले दिनों में भी जाट वोटर्स को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किए जाएंगे और जिसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो तैयारियां, जो रणनीतियां बीजेपी के रणनीतिकार बना रहे हैं, जो तैयारियां लगातार कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन तैयारियों को क्या दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती और मुसीबत के तौर पर इसे देख रहे हैं? ये संगठन को मजबूत करने की सतत एक प्रक्रिया है जी। अब 5 जिले थे विधानसभा चुनाव के दौरान, 5 जिले थे, उनमें एक सिरसा जिला भी ऐसा था जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था।
तो इसलिए संगठन को मजबूत बनाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। अब जो ये फुल्का गांव है, ये फुल्का गांव इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है और वहां पर ये कार्यक्रम था। और देखिए ये बात, वहां पर गोकुल सेतिया भी थे जो कांग्रेस के विधायक हैं। ये सिरसा का नायब सैनी जी का दूसरा सरकारी कार्यक्रम था, ये तो हालांकि समाज का कार्यक्रम था। तो दोनों कार्यक्रम में गोकुल सेतिया मौजूद रहे। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या तो अपने संगठन को मजबूत बनाने के अलावा सर्व समाज का जो विश्वास अर्जित करना है, तो उसका एक प्रक्रिया है। और ये देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने जब किरण चौधरी को टिकट दी थी राज्यसभा की, तो उससे पहले सुभाष बराला थे, 2 जाट समाज से 2 को टिकट दी, राज्यसभा में भेजा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी रेखा शर्मा को भेजा गया राज्यसभा में, तो उससे पहले कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया। तो और मोहनलाल बडोली वो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। तो मतलब ब्राह्मण समाज समझता है कि भारतीय जनता पार्टी पर मेरा अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी मेरी अपनी पार्टी है। मनोहर लाल जी पंजाबी समुदाय से केंद्र में मंत्री हैं, तो इसलिए पंजाबी समुदाय की भी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो हर वर्ग को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जुड़ाव है ये एक पार्टी के लिए संपत्ति है, पार्टी के लिए एक आधार बनता जा रहा है। और देखिए पार्टी का भी 2029 में चुनाव होना है, बहुत लंबा समय पड़ा है, राजनीति में कई उतार चढ़ाव आएंगे और उस उतार चढ़ाव के बीच में पार्टी अपने मजबूत करने के लिए प्रक्रिया करती रहती है। जिस तरह सदस्यता पर्व चल रहा है, सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं, प्रभारी बनाए जा रहे हैं, संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नए मंडल अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद अलग अलग ये एक पार्टी की प्रक्रिया है। लेकिन जब दूसरे दलों की, जिस तरह अभी कथुरिया जी भी चर्चा कर रहे थे कि जो प्रदेश अध्यक्ष ने जिला प्रभारियों की सूची बनाई उसे प्रभारी जी ने रोक दिया, मतलब वहां तो संगठन में आपसी जो विश्वास है उसका अभाव है। वहां संगठन को मजबूत करने के लिए जो पग उठाए जा रहे हैं, वहां तो नेता एक मंच पर बैठ ही नहीं सकते, आपस में बैठ कर बैठक भी नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी की अलग टोली है, अलग टोली की चर्चा होती है, किसको क्या दायित्व देना है, इस तरह एक अलग प्रक्रिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक कैडर आधारित संगठन है, तो उसके आधार से पार्टी अपने आप को समय समय पर मजबूत करने के कार्यक्रम चलाती रहती है। बिल्कुल। देवेंद्र, जो तैयारियां बीजेपी कर रही है, हम देख रहे हैं कि लगातार वो तैयारियां उन्हीं वीक सेक्शन पर कर रही है जहां पर पार्टी कुछ बेहतर नहीं कर पाई या फिर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पार्टी अपने जहां उसको लगता है कि पार्टी के पक्ष में फैसले नहीं आए, जनता का समर्थन कम मिला, अटैचमेंट कम रहा लोगों से, वहां वो धार देने की कोशिश करती रहती है। जबकि कांग्रेस में इसके उलट देखने को मिलता है, कुछ होता ही नहीं। और यही सबसे बड़ी सरदर्दी, एक बड़ा गैप दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिलता रहा है। देखिए सौरभ, ये बीजेपी की तैयारी, उनकी सोच, उनकी प्लानिंग, उनको क्रियान्वित करना, ये इसी का नतीजा है कि लगातार तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनी है। तीसरी बार उस हालात में जब ये माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, कांग्रेस सत्ता में लौट रही है, इस तरह की हवा बनी। लेकिन बीजेपी की जो प्लानिंग थी, जो मीटिंगें थी, जो अंदर खाते जमीनी स्तर पर काम हो रहे थे, उसी का असर है कि पार्टी हारी हुई बाजी जीत गई। और अब समय है, क्योंकि सरकार अभी बनी है, सरकार अपना काम कर रही है, कंफर्टेबल सिचुएशन है। दिल्ली में भी मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बने हैं मई में, उनको भी 6 महीने हुए, इनको 2-2.5 महीने हुए हैं। तो दोनों तरफ चंडीगढ़ और दिल्ली में सुखद स्थिति में है बीजेपी। अब ये देख रहे हैं कि आगे कैसे मजबूत किया जाए। मेरे को लगता है खाली ये नहीं है कि बीजेपी देख रहे कि कहां हमारे पास समर्थन की कमी रही, सीटें नहीं आई, उनको तो चिन्हित किया ही है। इसके अलावा ये भी देख रहे हैं कि जो नगर निगम के, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव है, 34 जगह पे चुनाव है, 34 जगह पे। बिल्कुल। एक अपडेट ये भी है कि 26 तारीख को, आज 24 तारीख है, 26 तारीख को 8 नगर निगमों के जहां जहां मेयर के पद है, कहां आरक्षित किए जाए, उसका ड्रॉ निकाला जा रहा है। परसों उसका इंतजार बहुत लोग कर रहे थे। 26 तारीख को 8 नगर निगम, जिसमें मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और करनाल होंगे। ये 8 नगर निगमों के ड्रॉ निकाले जा रहे हैं कि मेयर सीटें कहां का आरक्षित हो, उसका ड्रॉ परसों निकला है। तैयारियां चल रही है, सभी की नजरें इस पर लगी हैं। और ये भी है कि मार्च महीने में शायद पानीपत की जहां तक बात है, क्योंकि वार्डबंदी का काम अधूरा है, दूसरे चरण में पानीपत में इनके अफसरों को कहा गया ऊपर से कि आप वार्डबंदी में जल्दी मत करिए, दूसरे चरण में पानीपत के चुनाव होंगे। मतलब पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद उधर हो सकते हैं, दूसरे चरण में तो मार्च तक, फरवरी के बजाय कई जगह मार्च तक हो गए। और यही वजह है कि आज एक चीज नई भी सामने आई है नगर निकाय को लेके। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 46 वार्ड बनाए गए हैं जो वार्डबंदी हुई है। उसके बाद गुरुग्राम 36 वार्ड दूसरे नंबर पे। दोनों बड़े नगर निगम है, बड़े महानगर है वो तो। और अब
पानीपत में 28 या 26 वार्ड थे, ये काम अभी वार्डबंदी का अटका हुआ है। कुल मिलाकर फरवरी और मार्च में चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी खाली ये नहीं देख रही कि कहां हमारी सीटें हमने लूज की है, कहां वोट कम आए, कहां कांग्रेस डोमिनेट किया है, कांग्रेस ने हमारे ऊपर, वहां उन क्षेत्रों को तो, उन विधानसभा सीटों को तो चिन्हित किया ही गया है। नजर निकाय चुनाव पर ही और बीजेपी की पूरी कोशिश है मुख्यमंत्री की कि क्लीन स्वीप हो, ताकि बड़ा मैसेज आए। क्लीन स्वीप की तैयारी है, इसी वजह से पार्टी की रणनीति बदली हुई है। एक तो जहां सीटें खोई है या नहीं जीती, वहां मजबूत पार्टी कैसे हो, जाटों को साधने की कोशिश। दूसरा, निकाय चुनाव पर भी पार्टी की नजर है। महेश, बीजेपी के अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो हुड्डा कमजोर हैं, इस तरीके की चर्चाएं प्रदेश के सियासी माहौल में चल रही हैं। अब कांग्रेस का खेवनहार कौन होगा, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मजबूत होगी, क्योंकि बीजेपी दिन पर दिन प्रचंड जनादेश के साथ एक हौसला कहीं ना कहीं लबरेज है, उत्साह से, हौसले से लबरेज है पार्टी, और आगे कदम डग एक पर एक करके बढ़ाती जा रही है। अब सवाल ये कि कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, क्योंकि कांग्रेस पे भी चर्चा करना थोड़ा तो बनता है, क्योंकि निकाय चुनाव है, अभी तक कुछ स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या कोई बड़ी चुनौती पार्टी दे पाएगी कांग्रेस बीजेपी को? इस तरह की तैयारियां, मैराथन तैयारियां देखने के बाद कुछ सबक ले रही है? देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनावों का जिक्र करें तो 72 टिकटों को बांटने का काम, यानी 72 उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के थे, और उसके बाद जो चुनावी फैसला सामने आया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से हाशिए पर धकेल दिया गया, ये तमाम चीजें पूरे हरियाणा प्रदेश के वोटर्स ने देखी। और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जिक्र हम लगातार करते रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदलना दरअसल कांग्रेस पार्टी के बूते की बात इस वक्त नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व वो बेहद कमजोरी की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहा है। चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी की बात की जाए, खुद सोनिया गांधी की बात की जाए, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है बेहद कमजोरी की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर बदलना भी चाहे तो बदलने का मादा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास है। यहां जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, नेता प्रतिपक्ष खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनना चाहते हैं, लेकिन अब तक जो कर पाए हैं उनके विरोधी, हुड्डा के विरोधी जो अब तक कर पाए हैं, वो सिर्फ इतना कर पाए हैं कि इस फैसले को लिंगर ऑन कर पाए हैं, यानी इस फैसले को टालकर उस फैसले में देरी कर पाए हैं। लेकिन अब तक भी वो इस फैसले में सक्षम नहीं हो पाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा किसी और को नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा में बना भी दिया जाए। और अगर ऐसा कोई परिस्थिति आई भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के चेहरे को ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो तमाम शक्तियां जो नेता प्रतिपक्ष के पास होती हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में ही रहेंगी। यानी पहली बात तो यह कि हुड्डा को बदल नहीं सकते, और अगर कोशिश की भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दूसरा नाम बताएंगे कि इसे नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। फिर चाहे वो गीता भुक्कल भी हो, चाहे वो अशोक अरोड़ा ही हो, जो भी होगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद का होगा। तो यहां स्पष्ट रूप से मैं ये बात कह सकता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना तो अब तक इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सका है, ना ही खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको लेकर कोई जिम्मेदारी ली है। और यहां जिस तरीके से कल हमने देखा कि ईवीएम मशीन पर पूरा ठीकरा फोड़ने की जो कोशिश है वो लगातार चलती रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिप्लेसमेंट ना तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास है, ना ही हरियाणा कांग्रेस के पास है। हुड्डा इतने ताकतवर है कि अगर कांग्रेस पार्टी के लोग उन्हें बदलना भी चाहें तो बदलने में सक्षम नजर नहीं आ रहे। वीरेंद्र जी, एक चर्चा के दौरान महेश ने एक बात कोट की। महेश ने कहा कि जाटों की तलखी जो है उसको कम करने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। अगर तलखी कम हो जाती है तो रणनीतिक तौर पर क्या उसका फायदा पार्टी को मिल सकता है दूरगामी? क्योंकि अभी निकाय चुनाव है, उसके बाद आगामी जो चुनाव है वो काफी लंबा वक्त है 2029 का, जैसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। तलखी कम होगी तो बीजेपी को फायदा होगा या फिर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है जिस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है? देखिए, जाट समाज की भारतीय जनता पार्टी से तलखी क्यों? तलखी का कारण क्या है? मतलब जाट समाज सत्ता चाहता है, सत्ता का मतलब मुख्यमंत्री पद चाहता है। भारतीय जनता पार्टी से तो इसी बात को लेकर नाराजगी है, और तो कोई कारण है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अभिमन्यु हो, प्रकाश धनखड़ हो, सुभाष बराला हो, सबको बराबर का महत्व दिया जी। पार्टी ने इनको पनपने का पर्याप्त अवसर दिया है। ये नहीं कि पार्टी ने उनसे कोई जाट समाज की उपेक्षा की, टिकटों के वितरण में उपेक्षा की, मंत्री पद बांटने में कोई उपेक्षा की। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया ही किया। लेकिन एक वर्ग विशेष को ऐसा लगता था
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने का उनको एक संदेश दिया जाएगा कि उनके समाज के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो जाट समाज को पूरे साथ रिझाने की पूरी कोशिश की है, बिल्कुल, और अब भी प्रयास जारी है, ऐसी बात नहीं है। और आज भी जो है उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोशिश से मुख्यमंत्री जी ने 21 लाख रुपए का योगदान दिया है वहां के जाट समाज को। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कभी उपेक्षा की नहीं है, और पार्टी की ओर से जो है जाट समाज को जोड़ने के लिए समय समय प्रयास किए जाते रहे। नए नेताओं को भी आगे लाने का अवसर दिया है, जैसे अब इंडियन नेशनल लोकदल से आए हुए सतीश नांदल थे, पार्टी ने उनको भी प्रमुखता दी, हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से स्वयं इनकार कर दिया। तो पार्टी ने तो प्रमुखता दी है। अब जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जाट नेता हैं वो अपनी विश्वसनीयता और साख कितना बना पाते हैं अपने समाज के अंदर, ये उन पर निर्भर करता है। पार्टी की तरफ से तो प्रयास की जारी है, और ये बात भी बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर, चाहे अब नए संगठन के चुनाव होंगे, नए नए दायित्व मिलेंगे लोगों को, उसके अंदर अब जितने भी जाट समाज के लोग हैं उनको भी महत्व दिया जाएगा। तो पार्टी तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की मंशा रखती है। और अब देखिए, अब जब राज्यसभा से है, जब पहले एक सुभाष बराला गए हुए थे तो किरण चौधरी को भी, हालांकि उनका कार्यकाल तो 1.5 वर्ष का था, लेकिन पार्टी ने उनको भेजा ही। तो मतलब पार्टी की तरफ से प्रयास जारी है। अब जाट समाज पार्टी को कितना स्वीकार करता है भारतीय जनता पार्टी को, ये उन पर निर्भर करता है। अब बिल्कुल एक बड़ी रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है। केंद्र में भी हमने देखा प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, और उस दिशा में प्रदेश में भी बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस की आगे बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाटों को साधने की तैयारी बीजेपी लगातार कर रही है। इसी कड़ी में सिरसा पहुंचे हैं, फुल्का पहुंचे हैं सीएम नायब सैनी। आगे की रणनीति क्या होगी? हालांकि दूरगामी रणनीति पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। निकाय चुनाव है, उसके बाद आगामी पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसका फायदा उठाने की कोशिश भी बीजेपी कोई मौका नहीं चूकना चाहती। ऐसे में कितना फायदा मिलेगा, कितना नुकसान होगा कांग्रेस को, ये देखने वाली बात होगी।